बहुत इस्तकबाल है नाजरीन आपका। आप देख रहे हैं खबर खास, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबर खास में आज बात करेंगे भारत बंद की। आखिर इसकी वजूहात क्या थी या किस वजह से दलितों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इसी इशू पर बात करेंगे आज खबर खास में। अस्पृश्यता और कास्ट वायलेंस, इन दोनों को डील करने में केंद्र और सारे स्टेट की गवर्नमेंट फेल गई। तो आप 10% को बचाने के लिए 90% को मार रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, SC/ST एक्ट में तरमीम को लेकर आज भारत बंद मनाया गया। बंद के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात भी रूनुमा हुए। यूपी से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और गुजरात में बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज किया गया। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां आज दिन भर कई अजला में इस बंद का सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद असर देखा गया। मुरैना, चंबल, भिंड और ग्वालियर, ये 4 तस्वीरें कि किस तरह से आज मध्य प्रदेश की जिंदगी थम सी गई थी, जहां पर आज भारत बंद का सबसे ज्यादा असर देखा गया। दलित समाज की मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर आज इस भारत बंद में हिस्सा लिया और मुल्क की कई रियासतों, खासतौर से अगर इन रियासतों की बात की जाए तो झारखंड से लेकर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और गुजरात में बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज कराया गया। खासकर मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं जहां कुछ अजला में एहतजाज इतना बढ़ गया कि इंतजामिया को दफा 144 लगाना पड़ी। फायरिंग और लाठीचार्ज में 5 एहतजाजी हलाक हो गए तो दर्जनों एहतजाजी जख्मी हुए हैं। उधर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी एक एहतजाजी के हलाक होने की खबर है। यूपी के मेरठ, आगरा और लखनऊ और दीगर शहरों में हालात कशीदा रहे। बिहार और गुजरात में भी अपोजिशन पार्टियों ने इस बंद के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस ने SC/ST एक्ट में तरमीम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार गर्दाना तो मायावती ने कहा कि यह सब मरकजी हुकूमत का क्या धरा है। उधर मरकजी हुकूमत भी एक्शन में नजर आई और ताबड़तोड़ एक्ट में तरमीम पर नजरसानी की बात कह डाली। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस एहतजाज की नौबत क्यों आई? क्या मरकजी सरकार यह सब होने से पहले ही एक्शन में आकर भारत बंद और इंसानी जानों के नुकसान से बचा जा सकता था? अब सवाल यह उठता है कि जो इतना बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है, जो खसारा हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो पूरे मुल्क में एक वबाल सा था। कई ऐसी रियासतें थी जहां पर इस बंद का असर देखा गया। खासतौर से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर रहा। आखिर इस बंद की वजह क्या थी? नौबत क्यों आई इस तरह के हालात पर? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ आतिफ रशीद जी जो कि बीजेपी लीडर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवधेश शर्मा जी, आप दलित थिंकर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा फोन लाइन पर सुभाष गुप्ता जी जो कि कानून के माहिर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अवधेश शर्मा जी, आज के बंद पर अगर आपका रिएक्शन लेना चाहें तो किस तरह से आज के बंद को देखते हैं? कई जानी नुकसान, बड़ा जानी नुकसान हुआ है। माली नुकसान जो हुआ है अवधेश जी वो तो अलग है, लेकिन जानी नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है। अवधेश शर्मा, देखिए सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत संवैधानिक दायरे में रहकर सभी को अपना आंदोलन चलाना चाहिए। हिंसा के कतई हम लोग पक्षधर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि SC/ST एक्ट जिसमें डाइल्यूट किया गया और जिसको लेकर ये पूरे देश में बंद की आह्वान था और लोगों ने उस पर आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि दलितों में इस प्रकार के जो भी, इधर आपने देखा होगा कि पूरे देश में दलितों के मामले पर दलितों में काफी गुस्सा है, दलितों में काफी आक्रोश है, दलितों का उत्पीड़न काफी चरम पर है। इसको लेकर केंद्र सरकार को, इनके जो भी लोग हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि आखिर में दलितों की ऐसी क्या बात हो गई कि पिछले अगर 4 सालों में देखा जाए, 5 सालों में देखा जाए तो दलित पूरी तरीके से किसी भी अपने मुद्दे पर इतना उत्पीड़ित महसूस कर रहा है कि वो तुरंत सड़कों पर उतर आता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि हमारे सभी, मैं बाबा साहब के अनुयायियों से जरूर
इस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था में कहीं भी हिंसा का कोई जगह नहीं है। लोगों को अपने संवैधानिक दायरे के लिए संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ना चाहिए। आज एक सबसे बड़ा जो मामला उभर कर सामने आया, सभी लोगों की एक डिमांड थी कि साहब SC/ST एक्ट के लिए सरकार भले कह रही है कि हमने रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है, लेकिन लोगों की एक मांग है कि अगर वास्तव में रिव्यू याचिका दाखिल करने के पहले सरकार के अभी कानून मंत्री रविशंकर जी ने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बहुत खामियां हैं, मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए रिव्यू याचिका दाखिल की है। तो हम लोगों की यह डिमांड है, पूरे देश की यह डिमांड है कि आप उस पर अध्यादेश ले आइए, आप संसद का स्पेशल सत्र बुलाइए, कानून में बदलाव करिए। यह इतना बड़ा मामला है और इतना लोग पूरे देश में अगर आंदोलित है और दलितों के उत्पीड़न का मुद्दा है। आप देखिए जितनी भी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट को अगर आप देख ले तो सबसे ज्यादा देश में दलितों पर उत्पीड़न होता है, दलित महिलाओं पर उत्पीड़न होता है। अभी आपने विगत दिनों देखा होगा गुजरात में एक दलित केवल घोड़े पर बैठ के जा रहा था, उसकी इसलिए हत्या कर दी गई कि वो घोड़े पर बैठता है। उत्तर प्रदेश की घटना अगर ले लीजिए आप, तो एक उत्तर प्रदेश कासगंज निजामुद्दीन एक है, जहां 20 अप्रैल को एक दलित की शादी होने वाली है, वो घोड़े पर बैठ के अपनी शादी बारात लेकर जाए, इसके लिए उसको परमिशन लेने के लिए चक्कर काटना पड़ रहा है। तो ये किस देश की हम बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि मुल्क के दलितों में एक गुस्सा है, मुल्क के दलितों में गुस्सा है और वही गुस्सा आज हिंदुस्तान की, आज भारत की सड़कों पर फूटा है। इस बीच और बता दें, हमारे साथ एक और खास मेहमान, एक और पैनलिस्ट अर्चना शर्मा जी, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। 3 खास मेहमान पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ रशीद जी, जिस तरह से अवधेश वर्मा जी कह रहे थे कि भाई दलितों में गुस्सा है, पिछले कुछ सालों में मुल्क में दलितों के साथ जो मजालिम है, जो ज्यादतियां हैं, बहुत बढ़ गई हैं। आतिफ रशीद। हेलो जी आतिफ जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, एक बार जरा दोबारा दोहराएंगे जी? आतिफ जी, हमारे साथ अवधेश वर्मा जी हैं, जिनको आपने अभी सुना। उन्होंने कहा कि भाई मुल्क के दलितों में गुस्सा है इस सरकार को लेकर, पिछले कुछ सालों से इन दलितों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं। देखिए, ऐसा है अबू हुरैरा भाई के मैं ये जो अवधेश जी बैठे हैं, मैं अवधेश जी से की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पिछले कुछ सालों में ही, यानी क्या 2014 से पहले क्या इस मुल्क में दलितों पर कोई अत्याचार कभी नहीं हुआ है? क्या ये आज नया हुआ? अगर कोई ऐसी बात हुई, अगर कोई घटना घटी। दूसरी बात यह कि आज का जो ये आंदोलन है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ ये आंदोलन हुआ है, जिसमें कि केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल करी है। उसके बाद इसको सुनियोजित तरीके से, एक प्री प्लान्ड तरीके से इसको केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मढ़ा जा रहा है। इसलिए मढ़ा जा रहा है ताकि किसी न किसी बहाने से केंद्र सरकार को भी इसमें कटघरे में लाकर खड़ा करा जाए और केंद्र सरकार के ऊपर जो लगातार ये इस प्रकार का आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है, गुजरात का चुनाव आने वाला था तो एक पाटीदार आंदोलन खड़ा हो गया। आतिफ रशीद जी, आपने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिव्यू पिटीशन की उसने बात की है। भाई ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तरमीम की थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर रिमार्क किया था, उसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरकत में क्यों नहीं आई थी? रिव्यू पिटीशन की बात तो उस वक्त भी की जा सकती थी। आतिफ रशीद जी, आप आज सुबह से देख रहे हैं कि कई जानी नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर, और माली नुकसान जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, कई जाने गई हैं आज के प्रोटेस्ट में। सरकार इतना देर से हरकत में क्यों आई? आतिफ रशीद, ऐसा है, जानी और माली जो जानी और माली नुकसान जो हुआ है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो गैर कानूनी काम करने के लिए, जिन्होंने एक पूरी कौम को उकसाया है, वो इसके जिम्मेदार हैं। जो इसके पीछे की ताकतें हैं वो जिम्मेदार हैं इसकी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तुरंत एक्शन लिया है और तुरंत उस पर रिव्यू पिटीशन डाली है, और रिव्यू पिटीशन डालने के बाद अब उसमें सरकार अपनी दखल अंदाजी कर रही है कोर्ट के मामले में। एक लिमिट होती है सरकार की भी, उस लिमिट के दायरे में सरकार काम कर रही है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किसी को ये ऐसी तालीम दी थी कि आप सड़कों पर उतरें, आगजनी करें, गोलियां चलाएं?
मेरा कहना यह कि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है अर्चना शर्मा जी, सियासी फायदे के लिए इसको इस्तेमाल। अर्चना शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आतिफ रशीद कह रहे हैं कि आज जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है दलितों के नाम पर, इससे सियासी फायदा हासिल किया जा रहा है, कुछ लोग इसका सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं? अर्चना जी, देखिए मेरी समझ से परे कैसे इसका सियासी फायदा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस देश में जब न्यायपालिका में सरकार को प्लीड करना चाहिए, सारी बातों को तथ्यात्मकता के साथ रखना चाहिए, उसमें सरकार फेल होती है। उसके बाद समाज में एक तरह से उद्वेलन होता है, अविश्वास बढ़ता है, असुरक्षा की भावना व्याप्त होती है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी वर्मा जी कह रहे थे, सच है कि गत 4 सालों में एट्रॉसिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और खुद सरकार के रिकॉर्ड ये बताता है कि दलित महिलाओं के उत्पीड़न चरम पर है इस समय। और साथ ही साथ जो कन्विक्शन रेट है वो गिर करके 0.8 तो एसटी के मामले में हो गया, 1.4 एससी के मामले में। जब केस दर्ज होते हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है 48% तक, 36% तक, लेकिन कन्विक्शन गिर करके इतना आता है। इससे सीधा पता चलता है कि एट्रॉसिटीज़ को काबू कर पाने में सरकार नाकाम रही है और ऐसे मामलों में सरकार की उदासीनता रही है। न्यायपालिका ने एक परिवर्तन का निर्देश दिया तो सरकार के अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पर कोई तथ्यात्मक प्रस्तुति नहीं दी और उसका परिणाम रहा कि ऐसा निर्णय आ गया। उसके बाद होना क्या चाहिए था, जो डिमोनेटाइजेशन के लिए टीवी चैनल का माध्यम बनाते हैं, देश की जनता को 8 बजे अवगत कराते हैं कि हमने एक इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्या वो लोग ये समझ नहीं पाए थे कि इस समाज के द्वारा बंद का आह्वान किया जा चुका है, मोबिलाइजेशन सोशल मीडिया से हो रहा है, लोग एकत्रित हो रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं, आंदोलनरत हो रहे हैं। तो क्या सरकार या प्रधानमंत्री खुद टीवी के माध्यम से संदेश नहीं दे सकते थे कि हम आपके खोए विश्वास को पुनः स्थापित करेंगे, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे और जिस प्रकार से हमें आपका पक्ष रखना है उसे रखने का काम करेंगे? लेकिन हुआ क्या है, सियासी फायदा वो ले रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, चाहते हैं समाज में विद्वेष बढ़े, विघटन बढ़े, एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव है वो समाप्त हो जाए, समता समाप्त हो जाए। ये सारी बातें कौन कर रहा है? सियासत वो कर रहे हैं जो सियासत की सत्ता पर बैठे हुए हैं और जिन्हें इस चीज से कोई सरोकार नहीं कि जानमाल का कितना नुकसान होता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य आज देश के लिए कि ये लोग किसी भी मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है। आज आप देखिए कौन सा ऐसा वर्ग है समाज में। जी औदेश वर्मा जी, औदेश जी, आतिफ रशीद अभी जो बात कर रहे थे कि भाई दलितों का इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत के लिए और आज जो कुछ हुआ है इसके पीछे भी सियासत है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी हमारे रामविलास पासवान सहित कई अनेकों दलित लीडरान जब इसके SC/ST एक्ट के मामले में देश के प्रधानमंत्री जी से मिले हुए थे और कहा कि ये दिक्कतें आ गई हैं, उसमें ये बात आई थी निकल के कि भाई अध्यादेश लाया जाए अथवा रिव्यू याचिका दाखिल किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, बहन जी की बहुत सही बात उन्होंने कहा, क्या देश के प्रधानमंत्री उस दिन मिलने के बाद एक बयान तक नहीं जारी किए? जो शेड्यूल कास्ट के लीडरान थे उन्होंने तो बयान जारी किया कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था, आप लोगों की समस्या रखा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या बयान देने के लिए नहीं बाहर आना चाहिए था कि भाई दलितों की जो ये मुद्दा है, आज आपके प्रतिनिधिमंडल ने जो आपके लोकतंत्र के पहरेदार है वो लोग हमसे मिले थे और उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, आपकी पीड़ा हमारे सामने रखा है, आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूं और उस पीड़ा के दर्द के आधार पर मैं आगे बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूं। आप लोग परेशान ना हो, पूरे देश के दलितों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। एक्ट, संविधान, कानून में पूरा जो भी संवैधानिक परिपाटी है उसके तहत आपको न्याय मिलेगा। लेकिन देश की में सबसे बड़ी विडंबना यह है, दलित के मुद्दों पर मनचाही तरीके से लोग बात करते हैं, लेकिन जब दलित लीडरान या दलित के मुद्दे पर उठाने वाले लोग जब इन लोगों के सामने पेश होते हैं और हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि मेरी ये समस्या है, वो मुस्कुराते हैं लेकिन उस पर कोई बयान नहीं देते और केवल एक फोटो खिंच जाती है कि आज ये लोग प्रधानमंत्री और देश के इन मंत्रियों से मिले, लेकिन वो लोग उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते। ऐसे कानून नहीं होने वाला है, ऐसे कानून का लाभ हमको कहां मिलने वाला है? संविधान में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई जाहिर सी बात है, मन की बात अगर वजीर आजम करते हैं तो कम से कम दलितों के अगर इतना बड़ा इशू था उस पर पीएम को बयान देना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शायद आपका शेड्यूल बहुत बिजी, आपको कहीं जाना है मुझे जैसा कि पता चला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष गुप्ता जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी हुकूमत ये कह रही कि भाई हम इस पर रिव्यू पिटीशन डालेंगे, इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होगा, आगे क्या कुछ हो सकता है इसमें, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। सुभाष जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला और इशू इसलिए आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा SC/ST एक्ट के अंडर, वहां से ये इशू आया। हाँ। अब जैसा कि बहन जी ने बताया था कि जो
अगर मैं आंकड़े लूं तो 2013 से लेकर और 2017 तक तकरीबन 35,000 से लेकर और 40,000 तक केसेस जो हैं वो दर्ज हुए एट्रोसिटीज के। लेकिन इनके अंदर जो प्रोसिक्यूशन हुआ, जो एग्जीक्यूशन हुआ, वो कुल मात्र जो है 350 और 400 के बीच में हुआ। 1% के तकरीबन प्रोसिक्यूशन हुआ। इससे एक तथ्य ये निकलता है कि बहुत सारे मामले जो है शायद वो गलत दर्ज हुए हों। हालांकि एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर अगर ऑटोमेटिक प्रोविजन है तो बहुत बार क्या होता है कि किसी प्रोविजन का, एक्ट में किसी प्रोविजन का यूज ना करके उसका अब्यूज या मिसयूज होता है। अब राजनीतिक सुर्खियां बटोरना तो एक अलग चीज है, लेकिन इसका समाधान जो निकलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक आदेश दिया और ये कहा कि ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो जो कि सरकार, मरकजी सरकार करता कि अब हम इसके अंदर रिव्यू पिटीशन डालेंगे, उसका एक टाइम है, उसकी एक सीमा है। उसी सीमा के अंतर्गत अगर रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, एक बार दोबारा सोचने का मौका मिला जाए। जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, जो जान माल का नुकसान हुआ है, वो अफसोसजनक है, वो नहीं होना चाहिए था। सभी समुदाय के लोगों को इसके अंदर अपना जो है धैर्य दिखाना चाहिए था। नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें जी अगर सेंटर इसमें अब रिव्यू पिटीशन की बात कर रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या कुछ हो सकता है सुभाष जी? रिव्यू पिटीशन एक रिव्यू है। जब हम देखेंगे उसके अंदर, और जब हम रिव्यू पिटीशन के अंदर जाएंगे तो सरकार भी अपना तथ्य रखेगी कि क्या रिव्यू पिटीशन के अंदर क्यों रिव्यू किया जाए, और वो बाध्य करेगा सुप्रीम कोर्ट को दोबारा सोचने के लिए कि इसके ऊपर इन तथ्यों को भी देखा जाए जो पहले हो सकता है सरकार की नजर में नजरअंदाज हो गए हों। तो एक अलग से एक मौका मिलता है। और फिर लॉ की तो ये वो है कि जो सबसे आखिर के डिसीजन के अंदर जो सबसे बड़ी कोर्ट ने डिसीजन दिया वही लॉ है। तो रिव्यू पिटीशन के बाद जब दोबारा से सुनवाई होगी, दोबारा से इसको देखा जाएगा, दोबारा से इसके अंदर एक सत्य निकलेगा, दोबारा से एक इसका जो है विमोचन होगा और वही लॉ होगा। तो आज के दिन यही, जिसके ऊपर इतना अहिंसा करना, इतना जान माल का नुकसान करना, अभी ये एक बहुत जो है मैं कहूँगा कि इनमेच्योर स्टेप है, और ये एक तरह का जो है सियासी मोबिलाइजेशन है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आतिफ रशीद जी, जिस तरह से अभी अवधेश वर्मा कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा जब मामला था तो इस पर वजीर आजम ने या पीएम ने कोई बयान क्यों नहीं दिया, आखिर क्यों खामोश रहते हैं इस तरह के इश्यूज पर पीएम? अवधेश शर्मा जी यहाँ से चले गए। मैं उस वक्त बोलना चाह रहा था अबू हुरैरा भाई जी कि बात यह है कि कुछ लोगों ने इस दलित समाज को यूं ही जज्बाती बातें कर पिछले 60 साल से 70 साल से गुमराह कर रखा है। और वो जज्बाती बातों में जब अभी आप आज ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने बयान नहीं दिया। अरे भाई, जब सरकार ये बयान जारी कर रही है कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे इस पर, इस मामले पर, तो और कैसे बयान की आप अपेक्षा रखते हैं? असल में अबू हुरैरा भाई बात यह है कि ये 2019 के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और इसके पीछे बड़ी साजिशें हो रही हैं, बड़ी ताकतें हो रही हैं। इस मुल्क में एक अजीब माहौल पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। जब जब चुनाव आता है तब उससे एक साल पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है और उस आंदोलन को सरकार के खिलाफ दिखाने की कोशिश की जाती है। किसी प्रकार से ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय वर्तमान सरकार जो है वो दलित विरोधी काम कर रही है। यदि हम दलित विरोधी काम कर रहे होते तो हम इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बनाते। आज ये लोग आंदोलन करने के लिए खड़े हो गए हैं, चिल्लाने के लिए खड़े हो गए हैं, जिस वक्त उसी रामनाथ कोविंद जी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काले झंडे दिखाए जाते हैं, तब इनकी दलित अस्मिता नहीं जागती, तब इनको नहीं लगता कि एक दलित का अपमान हो गया है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें आत्मचिंतन करने की अर्चना शर्मा, क्या वाकई में लग रहा है इससे पूरे इशू पर सियासत हो रही है? को आरोप किसी के ऊपर, ठीक है अर्चना शर्मा जी, क्या वाकई में इस पूरे इशू को लेकर क्या वाकई में सियासत हो रही है? जी देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो जो कंपैरेटिव जो उदाहरण देना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल ही औचित्यहीन है इस मुद्दे को लेकर के। जब एक न्यायालय में आप
अच्छी तरह से प्लीड नहीं करते, समाज में एक तरह से आक्रोश व्याप्त होता है। आप ही के पार्टी के जो दलित समाज के सांसद हैं वो जाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो क्यों नहीं उसी समय आप कहते हैं कि हाँ हम इस पर विचार करके और उनको मतलब संतुष्ट करने का प्रयास करते। इनके जो लॉ मिनिस्टर है वो कहते हैं हम डिजायरेबिलिटी टू फाइल रिव्यू पिटीशन पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। कल तक यही बात थी और फिर अचानक चूंकि उनको लगा कि सचमुच में स्वस्फूर्त होकर के समाज सड़कों पर आने वाला है, तो एक ट्वीट उनके माध्यम से हुआ कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करने के बारे में विचार कर रहे हैं। ऐसी बात जब होती है तो सरकार की इच्छा शक्ति दिखती है, कितनी आपकी सद्भावना है उस समाज के प्रति, कितने उसके उत्पीड़न को लेकर के आप संवेदनशील हैं। और जब ये सारी बातें पेनिट्रेट करती है आपके आचरण से, आप मुझे बताइए गुजरात के उन्नाव में आपने उनकी क्या व्यवहार किया, उसके बाद आपने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें विचार करके बातचीत कर ही निर्णय लिया जाता है। ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई तय करे और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आकर उसको फाड़ दिया जाए। प्रदेश के जो गवर्नर है वो कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी के नाम के साथ राम जी जोड़ दिया जाए। हमारी सरकार सीधा संदेश दे रही है, हमारी सरकार का सीधा संदेश है रिव्यू पिटीशन दाखिल करके। लेकिन आप इस भोले भाले समाज को भड़काकर क्या संदेश देना चाहते हैं? बात नहीं रखते हो, उसका नतीजा ये होता है कि उस पूरे कानून को जिसको कि कंसीव किया था संविधान में ताकि उस समाज को ठीक है अर्चना जी, ठीक है अर्चना शर्मा जी, आपके कहने का मतलब है कि आज जो कुछ हुआ, जो भारत बंद की नौबत आई या जानी और माली जो नुकसान हुआ, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जो मौजूदा हुकूमत है वो जिम्मेदार है आज जो दलितों को सड़कों पर निकलना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस सब के लिए, कानून व्यवस्था की लचरता के लिए, अराजकता को फैलाने के लिए सरकार जिम्मेदार है। कल अमित शाह की रैली में वहां पर जो अनंत हेगड़े मिनिस्टर है जिन्होंने संविधान की समीक्षा, आरक्षण की को रिव्यू करने की बात कही थी, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। और जो अराजकता फैली, क्या सरकार को जानकारी नहीं थी कि उद्वेलित समाज कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती? क्यों कानून व्यवस्था लचर रही, क्यों आगजनी की घटनाएं हुई, क्यों लोग मारे गए, क्यों जानमाल का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति का? ये सारे फेलियर्स इस गवर्नमेंट के हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है कि समाज में बटाव हो, वो बढ़ जाए, एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए और इससे सियासी फायदा उठाएं। आप जिस तरह के उदाहरण देकर सब्सटेंशिएट करना चाह रहे थे समाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने समाज को चलने का काम किया है, सत्ता में हासिल करने के लिए, सबको बांटने की राजनीति की है। आप मुझे बताइए, जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, उस गरीब दलित समाज का उत्पीड़न बहुत करा है आपने, 60 साल 70 साल, और ज्यादा उत्पीड़न न करिए इस समाज का। इस समाज के हितों के लिए केंद्र सरकार लगातार संघर्ष कर रही है। नरेंद्र मोदी जी इस समाज को आगे लाने के लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं निकाल रही है। आपने कभी विचार नहीं करा है। आपकी सरकार ने हमेशा इस समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करा है। ठीक है अर्चना जी, आतिफ रशीद जी, सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष गुप्ता जी, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि रिव्यू पिटीशन की बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब कर रही है, अगर जब एससी ने इस पूरे मामले पर बयान दिया था, एससी की तरफ से फैसला आया था, उसी वक्त अगर रिव्यू पिटीशन की बात हुई होती तो शायद आज भारत बंद की नौबत नहीं आती। जो जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ है उसकी शायद नौबत नहीं आती। हो सकता है कि अगर उसी वक्त जैसे ही कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और रिव्यू पिटीशन के लिए कहा जाता कि हम इस निर्णय से जो है सहमत नहीं है या हमारी असहमति इस बिंदु को लेकर है, तो हो सकता है कि ये आज नौबत ना आती। लेकिन फिर भी ये कहना मैं उचित समझूंगा, ये ठीक समझूंगा कि सियासी सुर्खियां ना बटेरते हुए हम अगर ये सोचें कि पिछले 70 वर्ष में, हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि शोषण हुआ, लेकिन पिछले 70 वर्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून बने जिनके अंदर SC, ST और दलित वर्ग के लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे, स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल एक्ट्स बनाए और उनको प्रोत्साहन दिया। अगर आप नौकरियों के अंदर आंकड़ा देखें, यदि आप उनकी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए आंकड़ा देखें, तो सबके अंदर ये नंबर बढ़ा है। और क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर बढ़े हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ी है पिछले 70 साल के अंदर, तो जाहिर है कि एब्सोल्यूट नंबर जो है वो केसेस का भी बढ़ा है। लेकिन अगर परसेंटेज, बिल्कुल आतिफ रशीद साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे। जिस तरह से सुभाष गुप्ता जी बता रहे हैं कि भाई जो केसेस दलितों के खिलाफ है उनकी तादाद बढ़ी है, वो किसी पार्टी से नहीं, सुभाष गुप्ता जी किसी पार्टी से नहीं है, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। आतिफ रशीद,
अबू हुरैरा भाई मैं वही आपसे ये बात कह रहा हूं कि ये जो तादाद बढ़ी है ये कोई इंस्टेंटली 2014 के बाद नहीं बढ़ गई है। ये इस मुल्क में 1947 से पहले से दलितों के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है। जो 10 साल पिछले 2014 से 2004 से 2014 तक की सरकार थी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसमें अत्याचार कोई कम हो गया है। ये तो समाज में परिवर्तन धीरे धीरे लाने की आवश्यकता है। समाज की सोच में धीरे धीरे आपकी हुकूमत पहले हरकत में आती। आतिफ रशीद जी, आपकी हुकूमत पहले हरकत में आती तो आज भारत बंद की नौबत नहीं आती। भारत बंद की नौबत नहीं आती। आतिफ रशीद, अगर आपकी हुकूमत पहले हरकत में आती, आतिफ रशीद, जो पीड़ित है, अर्चना शर्मा जी, अगर ये हुकूमत पहले हरकत में आती तो शायद आज भारत बंद की नौबत नहीं आती। के साथ चलने के में सुरक्षित है। अर्चना जी, आप सही कह रहे हैं। और अगर मान लीजिए नौबत आई भी तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था इनका? बिल्कुल, इनके इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि कितना आक्रोश है, कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, किस प्रकार की अराजकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क में जिस तरह के आज हालात बने हैं, जो जानी और माली नुकसान हुआ, इस पर काबू पाया जा सकता था। बस जरूरत इस बात की थी कि सरकार को इस पर मुतहरिक होने की जरूरत थी। सरकार को पहले से इस पर नजर रखने की जरूरत थी। जिस रिव्यू पिटीशन की बात अब सरकार कर रही है, काश इस पर पहले ही उसने नजर दौड़ाई होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आतिफ रशीद जी, अवधेश वर्मा जी, अर्चना शर्मा और सुभाष गुप्ता जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर खास में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब। और कास्ट वायलेंस, इन दोनों को डील करने में केंद्र और सारे स्टेट की गवर्नमेंट फेल हुई। तो आप 10% को बचाने के लिए 90% को मार रहे हैं।